हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो प्रीलिम्स के खत्म होते ही अलग अलग कोचिंग सेंटर्स जल्द से जल्द आंसर की निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे जनरली कुछ एरर्स होते हैं और उससे नुकसान होता है उस बच्चे का जो जनरली एज पर खड़ा होता है। सो आज हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस, क्यों उसका वही करेक्ट आंसर हो सकता है, और अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है सो वी विल वेट फॉर द फाइनल आंसर की ऑफ यूपीएससी एंड द रिजल्ट विच वुड बी अनाउंस सून। सो आज हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी खासकर की यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चंस आए थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इट सेज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. Until unless आपको स्पेसिफिकली इसका आंसर नहीं पता है तो इसमें गेस वर्क लगाना इट वुड नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द अबव। सो यहां पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या डिफरेंस होता है, किससे ज्यादा हीटिंग होती है। अब CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एब्जॉर्बर्स किसके हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन के या शॉर्ट वेव रेडिएशन के। सो यू नीड स्पेसिफिसिटी। लेट्स मूव टू द आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। व्हाई इज इट डी? क्योंकि पहला जो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरली जो एटमॉस्फेयर हीट होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ का सरफेस देता है। अर्थ का ये सरफेस है, ये सपोज दैट दिस इज योर एटमॉस्फेयर, यहां तक आपका एटमॉस्फेयर है। अब जितना भी यहां इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है। अर्थ हीट होती है तो अर्थ जब इसको भेजती है तो लॉन्ग वेव के फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उससे हीट होता है। अब एटमॉस्फेयर जो होता है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, इससे हीट होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं हीट होता है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही यहां पे डी इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड ये है कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ से निकलता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रहा है, बाकी ग्रीन हाउस गैसेस इसी को एब्जॉर्ब करते हैं और यही बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर is much greater as compared to the poles. At the equator, heat is transported to greater heights by strong conventional currents. Which of the following is are correct? So, are both correct? And if both are correct, are the correct explanation? पहला, एटमॉस्फेयर की थिकनेस की अगर हम बात करते हैं, अर्थ जो है वो जियोइड शेप है, और अगर आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि पोल्स पर एटमॉस्फेयर पतला होता है, लेकिन यहां पर इक्वेटर पर जाते ही वो थोड़ा सा वाइड होता है। वाई इज इट सो? क्योंकि यहां पे आपको वाइड दिखेगा, पोल्स पे थोड़ा कम दिखाई देगा एटमॉस्फेयर। रीजन यही है इसका कि जो हीट है वो और ज्यादा हाइट्स पर जाती है और ज्यादा कन्वेंशनल करंट्स उसको देखने को मिलते हैं। यहां हीट जो है वो और दूर तक जाती है। ये जो कन्वेंशनल करंट्स हैं, बिकॉज ये एक लो प्रेशर बेल्ट है, तो कन्वेंशनल करंट जो है हीट ट्रांसपोर्ट होगी ग्रेटर हाइट्स पे स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट से। सो दैट इज वाई यहां की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हीट ही बहुत ऊपर तक जा रही है तो वो एटमॉस्फेयर को बढ़ा देती है। सो दैट इज व्हाई ए इज योर करेक्ट आंसर, कि दोनों ही यहां पर स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को यहां पर एक्सप्लेन करता है। सो ये फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन है, बट दिस इज जस्ट रिटन हियर। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट inferences from the isotherm, थर्मल एंड आइसो, ऐसे पॉइंट्स जिनका सेम टेम्परेचर होता है तो वो आइसोथर्म्स हो जाते हैं। ये जनवरी महीने की बात कर रहा है, जिस टाइम पे यहां इंडिया में इस एशिया वाले रीजन में आपको ठंड देखने को मिलती है। सो आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कंटिनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट make North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards north. अब दो टाइप के टॉपिक्स को यहां पे मर्ज किया गया है। पहला जो टॉपिक यहां पे मर्ज है वो है अर्थ के टेम्परेचर से रिलेटेड, दूसरा जो टॉपिक यहां पे मर्ज है वो अर्थ है यहां का आपका ओशन करंट से रिलेटेड।
इफ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम एनालिस्ट आईएएस, ओशन करंट्स हम कई बार कवर कर चुके हैं, आइसोथर्म्स में भी कवर हुआ है करंट अफेयर्स में। अब यहां पर गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे, सो गल्फ स्ट्रीम जो है, ओके लेट इट बी नॉर्थ अमेरिका, अब यहां से ये अटैच होगा, लेट इट बी साउथ अमेरिका। तो यहां से जो करंट्स आते हैं, यहां से जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहां आकर फ्लोरिडा करंट, और ये जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम के करंट में यहां चेंज हो जाता है। और ये कौन सा है, ये वार्म है, इट्स नॉट कोल्ड बेसिकली, ये सारा वार्म करंट है। और ये यहां से भी निकलता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में, यहां जो नॉर्वेगियन करंट इसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में भी ये सारे वार्म करंट्स हैं, दीज आर नॉट कोल्ड करंट्स। सो योर स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या ये नॉर्थ में शिफ्ट होते हैं ओशन के ऊपर, लेट्स सी। सो यहां पर आपको ये जनवरी मंथ का है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ओशन पे ये जो आइसोथर्म आ रहा है, ये ओशन पे कहां ड्रिफ्ट हुआ, नॉर्थ तरफ, अगेन कंटिनेंट पे आके साउथ में हो गया, देन ओशन की तरफ ये नॉर्थ में, देन ये ऊपर नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। इधर भी आप डेविएशन देखेंगे तो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, इधर भी डेविएशन देखेंगे तो आपको नॉर्थ में डेविएशन बहुत देखने को मिलेगा। अटलांटिक ओशन में भी ये नॉर्थ में डेविएशन है, इधर पूरा ये नॉर्थ में डेविएशन है। और अगर हम कंटिनेंट्स की यहां पे बात करेंगे तो कंटिनेंट्स में जो इसका डेविएशन है वो कहां हो रहा है, कंटिनेंट्स में देखिए रशिया के ऊपर इसका जो डाइवर्जन है वो साउथ में हो रहा है, अगेन आइसोथर्म साउथ में शिफ्ट हो रहा है, यहां पे भी साउथ में शिफ्ट हो रहा है, इंडिया के ऊपर थोड़ा सा लीनियंट जाता है, बट जनरली यू विल सी कि आइसोथर्म जो है ये साउथ में शिफ्ट हो रहा है, कहां पर, कंटिनेंट्स के ऊपर, और नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है ओशन के ऊपर। सो इज द क्वेश्चन सेइंग दिस कि ओशन पे नॉर्थ पे हो रहा है, यस योर स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए ओनली वन इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये एनालिस्ट आईएएस के करंट अफेयर्स से कवर हुआ है और कम से कम 2 से 3 बार कवर हुआ है। अब आई विल शो यू विद अ वीडियो, but okay, let's start with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream from the Prayagraj from west to east, west to east, remember हम west से east की तरफ आ रहे हैं। which of the following sequences is are correct, घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती कोसी और गंडक, और गोमती घाघरा कोसी गंडक। so which of the following is correct answer? सो अगर आप गंगा का कोर्स ऑब्जर्व करते हैं, जहां गंगोत्री से निकलती हैं ये, और बहुत सारी नदियां यहां बीच में आती हैं, कि यमुना हो गई, बीतवा, केन। सो यहां हम शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले उधर आएंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। सो यहां पर एक बार हम देखते हैं कि इसका जो कोर्स है वो कैसे आता है गंगा रिवर का। यू विल सी हियर कि गंगा जो आती है ये आती है यहां से, इसको भागीरथी मिलती है, देन यहां से गंगा, गंगोत्री से, यमुनोत्री से यमुना, यहां पर पहली नदी जो मिलती है वो इससे मिलती है रामगंगा, नेक्स्ट गोमती, इसके बाद जो मिलती है काली नदी या शारदा जिसको कहते हैं, वो घाघरा से मैच होती है, और घाघरा उसके बाद जो है वो सीधा सीधा गंगा में मिलती है। तो गोमती के बाद घाघरा, उसके बाद राप्ती नदी भी घाघरा से ही जुड़ती है, नेक्स्ट यहां गंडक नदी आती है जिसको गंडक भी कहा जाता है, गंडक नदी आती है, गंडक के बाद यहां पर बूढ़ी गंडक भी आपको देखने को मिलती है, बूढ़ी गंडक उसके आगे आती है, भागमती जो है वो कोसी से जुड़ती है और कोसी उसके बाद आती है। तो हमारा केवल यहां क्वेश्चन 4 से है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। सो ये नदियां हैं जो इसको जोड़ती हैं। सो योर करेक्ट आंसर टू दिस इज बी इज योर करेक्ट आंसर। Let's move to next. Next question says कि rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. Yes, rainfall से weathering होती है, temperature change से weathering होती है। First statement correct है। Second statement, rain water contains CO2 in solution. CO2 होता है rainfall में, क्योंकि atmosphere में है तो CO2 होता है। Weak carbonic acid आपको देखने को मिल जाएगा रेन वाटर में, H2CO3। नेक्स्ट, रेन वाटर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या होती है, H2O में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है। स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रेस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट्स?
दोनों स्टेटमेंट सेकंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स दिस फिनोमेना, एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट वन. Both second third statements are correct, but only one of them explains the statement one. Only one of the statements second third is correct that explains the statement one. So neither statements are correct. So ये दो तो चले ही जाते हैं. Next, यहां पर दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यस CO2 होगा, वो भी वेदरिंग करता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो भी वेदरिंग कराती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉक है जिसमें फेरस है, आयरन है, तो वो फेरस ऑक्साइड के रूप में चेंज होने लगेगा बिकॉज उस पर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो रेन वाटर के साथ आई है वो उसको रिएक्ट करती है. सो देयरफॉर योर करेक्ट आंसर टू दिस इज योर ए इज योर करेक्ट आंसर, कि ये दोनों ही स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रही हैं. एंड नेक्स्ट question, let's go to next question. The question says consider the following statements. Finland, Germany, Norway, Russia. न्यूज में क्वेश्चन रहा है, ये न्यूज में रहा है, नॉर्थ सी न्यूज में रही है. इफ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी? Only one, only two, all three, or all four? Which of the following is are correct? So try to form this. I'll tell you the answer. Okay, let's move to the answer now. Let's solve this with the help of a map. Here is the North Sea. North Sea के पास आपको कौन कौन सी कंट्रीज दिख रही हैं? You can see Norway here, डेनमार्क, जर्मनी भी यहां से अटैच होता है. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नॉर्थ सी ही काम आई थी जर्मनी के. बेल्जियम है, देन यू हैव यूके हियर. सो यू हैव नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, डेनमार्क एंड स्कॉटलैंड. ये सारी चीजें इसकी ट्रिक है. नॉर्थ एंड BGR माय फ्रेंड्स. So whatever trick you can use, there are some important states of Dover. इसका गिरेक स्ट्रेट यहाँ है. बाल्टिक सी से जो स्टेट इसको कनेक्ट करता है वो काटागट बे है, वो यहाँ पे इसको कनेक्ट करेगा. सो ये नॉर्थ सी है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास जो ऑप्शन में है वो दो ही है. रशिया काफी ज्यादा दूर पड़ जाता है, तो रशिया इसमें नहीं है. फिनलैंड जो है वो भी नहीं है. जर्मनी, नॉर्वे, ये दोनों है. ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वाटरफॉल्स. इस बार वेटलैंड से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्वेश्चन आया है वाटरफॉल से. कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. वाटरफॉल रीजन रिवर, धुआंधार, मालवा, नर्मदा. हुंद्रू रीजन है छोटा नागपुर और ये सुवर्ण रेखा पर मिलता है. गेरोसोपा वेस्टर्न घाट्स में मिलती है नेत्रावती पर. हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज गिव द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? मतलब कि धुआंधार नर्मदा से आता है लेकिन रीजन मालवा होना चाहिए. अगर रीजन गलत हो जाएगा तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस, आई विल गिव द आंसर. लेट्स मूव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर है ए. व्हाई इज इट ए? लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. तो यहां पर धुआंधार फॉल जो है वो नर्मदा पर है, लेकिन ये मालवा रीजन पे नहीं है. ये बेतगात रीजन करके आता है, वहां पर है. बेलघाट इस टाइप से एक रीजन है जहां ये आता है. नेक्स्ट, हुंद्रू फॉल जो है वो सुवर्ण रेखा पर है, करेक्टली मैच है. छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही आती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड जो है गरसोपा फॉल्स, जिसको जॉक फॉल्स भी कहा जाता है, ये शरावती रिवर पर है, नेत्रावती पे नहीं है और वेस्टर्न घाट्स पर ही है. तो पहला जो यहां है ये रीजन यहां इनकरेक्ट है. सेकंड जो है हुंद्रू छोटा नागपुर सुवर्ण रेखा पर है, ये तीनों करेक्ट है. गरसोबा वेस्टर्न घाट्स में तो है लेकिन नेत्रावती पे ये नहीं है. सो यू हैव ओनली ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रीजन है, अब ये जो इंटरनेशनल माउंटेन रेंजेस हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. वोल्गस फोल्ड माउंटेन्स. अब इसमें रीजन प्लस वो फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है. डिफरेंस क्या होता है फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन में? फोल्ड माउंटेन जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो एक फोल्ड बनाते हैं, सो दैट इज अ फोल्ड माउंटेन. और अगर जो प्लेट्स हैं उसमें कहीं पे क्रैक आ जाता है, तो जैसे ही क्रैक आएगा तो जो बीच का पार्ट है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, बाकी पार्ट्स ऊपर हो जाएंगे. तो जो उठा हुआ पार्ट है, ये हॉस्ट और ग्रेबन, ये दो फॉर्म्स आते हैं जिसमें हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करते हैं. तो लेट्स सी. सो सेंट्रल एशिया में वॉइसगस मिलता है जो एक फोल्ड माउंटेन है. यूरोप में एल्प्स जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है. नॉर्थ अमेरिका में एप्लांशन जो फोल्ड माउंटेन है. एंड साउथ अमेरिका में एंडीज जो एक फोल्ड माउंटेन है. इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है.
केवल 1, 2, 3 और ऑल 4? सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। वोल्गास जो है ये एक फोल्ड माउंटेन है, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्या ये सेंट्रल एशिया में मिलता है? नहीं, ये मिलता है फ्रांस में। नेक्स्ट, यूरोप में एल्प्स मिलते हैं, सो यूरोप में एल्प्स हैं, एल्प्स यूरोप में है, लेकिन क्या ये एक ब्लॉक माउंटेन है? ये फोल्ड माउंटेन है बेसिकली। These are fold mountain. Why? Because जो एल्प्स के आप लोकेशन देखोगे वो दिखेगा कि जब अफ्रीकन प्लेट जो है वो ऊपर से टकराती है, then you will see. I'll show you in the map. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एप्लांशियन की, तो एप्लांशियन जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहां दो ही हैं, रॉकीज और एप्लांशियन। नॉर्थ अमेरिका में फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहां पर जो एटलांटिक प्लेट जो है वो जब टकराती है इसकी प्लेट से, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट से, तब यहां पे माउंटेन फॉर्म होते हैं, तो ये एप्लांशियन है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड है साउथ अमेरिका का जो एंडीज माउंटेन रेंज है, इसके नीचे हम इस यहां पे साउथ बना लेते हैं, साउथ अमेरिका, कुछ ये इस टाइप से साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलता है। जस्ट दिस इज अ रफ डायग्राम। सो यहां पर इंडीज का जो लोकेशन है वो आपको यहां मिलेगा, और इंडीज में ही आपको कौन सा एक लेक मिलता है जो इस बार न्यूज में था काफी ज्यादा, लेक टितिका का, जो हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो वो पेरू बोलिविया के आपको चैनल पे मिल जाएगा। दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। बट यहां इंडीज जो है, क्या ये फोल्ड माउंटेन है? तो जनरली फोल्ड माउंटेन आपको किसी भी दो कंटिनेंट्स या जहां ओशन प्लेट या कंटिनेंट प्लेट टकरा रही होगी वहां पे आपको फोल्ड माउंटेन देखने को मिलता है। तो यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि साउथ अमेरिकन प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट है वो यहां टकराती है। जब यहां नस्का प्लेट भी आपको देखने को मिलती है, जब वो टकराती है तब यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका, सॉरी दिस इंडीज माउंटेन। सो यू हैव दीज टू एज योर करेक्ट। बाकी दो में इनकरेक्ट है, एक में फॉर्मेशन इनकरेक्ट है और दूसरे में लोकेशन इनकरेक्ट है। सो यू हैव बी एज योर करेक्ट आंसर, ओनली 2। लेट्स मूव। सो यहां पर ये अलग अलग लोकेशंस, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो जो वोल्गास माउंटेन रेंज है, दिस इज योर रेंज। एल्प्स जो है, एल्प्स के आगे ये रेंज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बाकी, जैसे एटलस यहां है, यू कैन सी एल्प्स हियर इन द फ्रांस, इट्स नॉट इन द सेंट्रल एशिया, और वोल्गास जो रेंज है वो यहीं पे आपको देखने को मिलती है, तो वो आपको यहां नहीं मिलती। नेक्स्ट यहां पर एप्लेंशियन की बात हो रही है, दिस इज द एप्लेंशियन। इंडीज की बात हो रही है, दिस इज द इंडीज, ये दोनों फोल्ड माउंटेन्स हैं। एटलस भी फोल्ड माउंटेन्स है, एल्प्स फोल्ड माउंटेन्स आपको दिख जाएंगे। सो दीज आर द केसेस, you can go through a world map for this. Next, with reference to the water vapor, which of the following statements is are correct? General question है, आसानी से solve किया जा सकता था। Is it a gas? Obviously it is a gas. The amount of which decreases with altitude. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे अमाउंट डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि बादल तो ऊपर होते हैं, बट दैट इज लाइक एक्सेजरेटिंग दिस स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज्यादा जो आपको वाटर वेपर मिलेगा वो लोअर ग्राउंड्स पे मिलेगा। ग्रेविटी का भी फर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऊपर जाते जाते ये डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है कि इसका परसेंटेज जो है वो पोल्स पर मैक्सिमम है, पोल्स पर मैक्सिमम। तो परसेंटेज इसका कहां ज्यादा होगा? जहां पे बारिश ज्यादा है, जहां पे वार्म ज्यादा है, या जहां पे कोल्ड ज्यादा है। ऑब्वियसली जहां वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होते हैं, वहां पे इसका परसेंटेज आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको इसका जो है वो परसेंटेज देखने को मिलता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आप चले जाइए तो वहां इसका जो परसेंटेज है वो ज्यादातर देखने को मिलेगा। सो ये वार्म कंडीशन से एसोसिएटेड है, और पोल्स पर एक कोल्ड कंडीशन जहां कंडेंसेशन ही हो जाएगा वाटर वेपर का। सो परसेंटेज मैक्सिमम नहीं मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यू हैव ए एज योर करेक्ट answer, which is one only. Further this is the explanation, you can read it and you can pause it here if you want to read. Next, ये क्वेश्चन आया है टाइप ऑफ क्लाइमेट से, जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है जीसी लियोंग में। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहां बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर्स, वेरी करती है 50 से 250 के बीच में। कौन सा है? इक्वेटोरियल है, चाइना है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मेराइन वेस्ट कोस्टलाइन क्लाइमेट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डी, इट इज मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। व्हाई इज इट सो? कि यहां पर जो है, यहां पर आपको मिनिमल टेम्परेचर जो है ये एक्सट्रीम और थोड़ा स्मॉल एनुअल टेम्परेचर रेंज आपको देखने को मिलता है, लगभग 10 से 15 का रेंज इसमें देखने को मिलता है।
प्रेसिपिटेशन नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, और यहां पर अबंडेंट प्रेसिपिटेशन होता है। जनरली जो होता है एनुअल रेनफॉल 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में यहां पे वेरी करता है। प्रेसिपिटेशन जो वेरी करता है, ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये इसी रेंज के अंदर टोटल वेरी करता है। ऑल्दो लोकल टोटल्स कभी कभी 500 सेंटीमीटर एक्सीड कर जाते हैं। बेयर ऑनशोर विंड्स जो हैं, जैसे ही वो माउंटेन रेंज को, अगर ऑनशोर विंड माउंटेन रेंज से टकराएगी तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑनशोर विंड जो है यहाँ अगर ये माउंटेन से टकराएगी तो इस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी जहाँ 500 सेंटीमीटर से ज्यादा भी बारिश कई एरिया में देखने को मिलती है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स, बेसिक क्वेश्चन, which of the following statements is are correct? It increases with increase in the wind velocity. It is maximum at the poles and absent at the equator. Select the correct answer using the this code given below. 1, 2, both or neither. कोरियोलिस फोर्स क्या है, जब भी अर्थ रोटेट होती है तो उससे जो फोर्स बनती है वो कोरियोलिस फोर्स है। यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो ट्रेड विंड्स का डाइवर्जन होता है, साइक्लोन्स का बनना, हरिकेन्स के बनने के लिए यही एक विंड है, जो यही एक फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है। जैसे ही विंड स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज कोरियोलिस फोर्स और इंक्रीज हो जाएगी। यस, जैसे साइक्लोन की वेलोसिटी ज्यादा होती है, आपको वहां पे कोरियोलिस फोर्स भी ज्यादा देखने को मिलेगी, विंड वेलोसिटी के साथ ये इंक्रीज करती है। मैक्सिमम है पोल्स पर, इक्वेटर पर एब्सेंट है। तो हाँ, इक्वेटर पे यू विल नॉट सी, जब भी आप डायग्राम बनाते हो अर्थ का, तो यू विल सी कि हम यहाँ पे डिफ्लेक्ट दिखाते हैं ट्रेड विंड्स का, कि ट्रेड विंड जो है वो इक्वेटर पे आते हुए ऐसे डिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन इक्वेटर पर नहीं करती, बिकॉज इक्वेटर पे जो है वो एब्सेंट होती है, बहुत मिनिमल होती है, एब्सेंट होती है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यू हैव बी एज योर करेक्ट ऑप्शन। फर्दर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर इफ यू वांट। सो ये रोटेशन पे डिपेंड करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे विंड्स वगैरह होती है, सो ये इस पे एक्ट करती है। अब ये जैसे ही मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, हायर विंड स्पीड होगी, हायर कोरियोलिस फोर्स उस पर लगने लगेगी। तो ये इसका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस अ सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। ये क्वेश्चन हर 2-3 साल में यूपीएससी ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1, 2, 3, 4 और 2 और 4। तो बात है 21 जून की। अगर आप को ये वाला डायग्राम याद है, जहां बीच में सन होता है, समर सोलेस्टिक है, विंटर सोलेस्टिक है, दिस इज योर सन। इक्विनॉक्सेस कब होते हैं, जब सनरेज डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल होती हैं, विच इज बेसिकली मार्च, जून, सितंबर एंड December. So around 21st June, around 23 September, 22 December, 21st March, ये इनकी लगभग डेट होती है। अब यहां पर ये इक्वेटर पे पड़ता है जब मार्च का टाइम आता है। सो वी विल सी फर्दर। अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम के हिसाब से देखते हैं ताकि और इजी हो जाए। यस, हियर इज द डायग्राम। सो यहां पर लेट्स सी, तो ऑटम इक्विनॉक्स तब होता है जब जो सनराइज होती है डायरेक्टली वो इक्वेटर पे यहां फॉल हो रही होती हैं, ये मार्च के टाइम पे होता है। देन जून में हम आ जाएंगे 21 जून के अराउंड, जिस टाइम पे लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस दिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है, वहां पे सनराइज डायरेक्टली फॉल होती हैं, और सनराइज डायरेक्टली फॉर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो रही है, तो आपको दिखेगा कि आर्कटिक सर्कल कहां है, ऊपर। तो आर्कटिक सर्कल पे 12 घंटे से ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलती है सनरेज, सनलाइट। नेक्स्ट अगर हम वापस जाएंगे सितंबर में, जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है, अगेन इक्वेटर पे पड़ती है, तो डे नाइट यू विल गेट की यहां पे जो डे नाइट है वो सेम है। ये अराउंड 23rd हो सकता है, ये अराउंड 22 होता है। डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी कर सकती है, बट ये 22 होता है। अब 22 वाले में क्या होता है कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहां पे सनराइज डायरेक्टली फॉल होती है, और देयरफॉर जो एंटार्क्टिका है वहां पे 12 घंटे से ज्यादा आपको यहां सनरेज देखने को मिलेगी या रोशनी देखने को मिलती है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस। लेट्स मूव टू द आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब हमने कहां कहां देखा, 21 जून को कहां पड़ेगी रेज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यस,
और कौन सा सर्कल था ऊपर? आर्कटिक सर्कल. सो यू हैव 2 4 एज योर करेक्ट ऑप्शन. डी इज योर करेक्ट आंसर. व्हाई इज इट सो? यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, यू कैन पॉज इट, और यहां से आपको एक्सप्लेन ये हो गया होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड? करंट अफेयर में बार बार ये चीज, बेसिन, 2 बेसिन तो हमेशा आपने करंट अफेयर में देखे होंगे, अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, ये करंट अफेयर्स में थे, जहां के वर्ल्ड के टिपिंग पॉइंट्स की बात आती है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की बात आती है, कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लाइमेट के टिपिंग पॉइंट्स हैं, कि अगर ये क्रॉस हो जाते हैं तो रिवर्स होना, it would not be possible. One of the following regions has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes this region? So tropical region की बात हो रही है, इन regions की बात हो रही है. अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, किकोरी और लियो ला डेला प्लाता. जब हम यहाँ लाइव सेशंस डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे भी ये बेसिन जिक्र में आया था, एंड ये बेसिन है कॉन्गो बेसिन. कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये हमने डिस्कस किया था, रीजन क्या है, ये सारी चीजें जो थी. सो यू हैव बी, कॉन्गो बेसिन इज योर करेक्ट आंसर. यही एक ट्रॉपिकल पीटलैंड है. पीटलैंड किसे कहा जाता है? अर्थ का सरफेस जो होता है उसके नीचे बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फ्रोजन फॉर्म में आपको मिलेगा. जनरली जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको मिलेगा फ्रोजन फॉर्म में. तो क्योंकि वो फ्रोजन भी है एंड वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो यहां बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां पर ट्रैप्ड है. अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये फ्रोजन जो अमाउंट है ये धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है, तो CO2 एस्केप करना शुरू करेगी यहां से. और अगर CO2 जितना ज्यादा एस्केप करेगी उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी और वो फर्दर उसको जो है वो डिप्लीट करेगा. तो दैट इज व्हाई दिस हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स. दीज आर नोन एज द टिपिंग पॉइंट्स. कॉन्गो बेसिन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये. इसका अलग अलग कोचिंग सेंटर्स अलग अलग जवाब देते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म. नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स. क्यों ये क्वेश्चन आया? ये क्वेश्चन आया करंट अफेयर से, क्योंकि यहां अटैक हुए थे, रेड सी के आसपास अटैक हुए थे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन वहां से आता है. रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म. यस, यू विल सी कि इसके आसपास के ज्यादातर आपको इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, ये सब आपको डेजर्ट वाले इलाके देखने को मिलते हैं. जनरली यहाँ पानी नहीं है, तो क्या इसको लिटिल प्रेसिपिटेशन मिलता है? यस, इसको बहुत कम प्रेसिपिटेशन मिलता है. कोई प्रॉपर यहाँ विंड नहीं है जो ओशन से लेकर के यहाँ पे पानी लेकर के जाए. पहला स्टेटमेंट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स. नो वाटर, अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट यहां पे 2 चीजें हैं. इफ यू सर्च ब्रिटानिका, ब्रिटानिका में आपको देखने को मिलेगा कि देयर आर नो मेजर सोर्सेज ऑफ रिवर जो यहां पर जाते हैं. बट इफ यू सर्च विकिपीडिया, देयर आर चांसेस यू विल फाइंड नेम ऑफ सम स्मॉल रिवर्स, कुछ सीजनल रिवर्स जो इसमें जाती हैं. सो यहां पर कुछ कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो इसका आंसर ए बताते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो इसका आंसर बता रहे हैं ए, 2 नहीं है, और कुछ के हिसाब से ये 1 2 दोनों हो सकता है. अब हमें वेट करना होगा यूपीएससी की फाइनल आंसर की का. नेक्स्ट, यहां रेड सी डेजर्ट रीजन में है, हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी लो है, प्रेसिपिटेशन नहीं है. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है, इसकी लोकेशन की वजह से यहां कोई मेजर रिवर नहीं है. अगर रेड सी जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां अगर रेड सी है तो नाइल पास करती है, लेकिन नाइल इसके पास से पास करती है, इसके अंदर एंटर नहीं करती नाइल. सो ये रेड सी है, इसकी लोकेशन की वजह से कोई मेजर यहां फ्लो नहीं है वाटर का. सॉल्टियर वाटर है, गल्फ ऑफ एडन से भी ज्यादा. बल्ब ऑफ ये बैब अल मंदेब स्ट्रेट जो है ये गल्फ ऑफ एडन से इसको कनेक्ट करता है. कई बार हमने रेड सी को डिस्कस किया है. अब रेड सी के बारे में एक स्टेटमेंट और है. ये सी वाटर वे है इंडियन ओशन के पास. एरिया रेड सी का जो है अफ्रीका एशिया के बीच में लाई करता है. प्राइमरी इनफ्लोज यहां पर हैं बरखा रिवर मिलती है, हदास रिवर मिलती है, अनसेबा रिवर है, वादी गासुस है. ये रिवर्स इसमें मिलती हैं, लेकिन ये बहुत छोटी रिवर्स हैं.
तो अब हमें वेट करना पड़ेगा यूपीएससी की फाइनल आंसर की का. लेट द कोचिंग सेंटर्स फाइट विद ईच अदर. सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि 25 ऑफ जून को यहां पे टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है एनालिस्ट आईएएस, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस होंगी, दोनों तरीके से टेस्ट सीरीज चलाई जाएंगी, जिसमें जो GS2 वाला पार्ट है वो अनामिका मैम देखेंगी और जो GS4 वाला पार्ट है इट वुड बी हैंडल्ड बाय श्री नितिन शिवहरे सर. अदर फैकल्टीज जो हमारी यहां पर हैं वो हैं, वी हैव एक्स रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स, BN रमेश सर, देन वी हैव सुनील जेटली सर, वी हैव BL वोरा सर हु इज आल्सो एन रिटायर्ड IPS ऑफिसर, डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा सर, एंड फॉर इकोनॉमी फैकल्टी वी हैव डॉक्टर SK झा सर. तो ये टेस्ट सीरीज अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स गो ऑन. अब यहां ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर, और जो नंबर नीचे यहां लेफ्ट में आ रहा होगा यू कैन कॉन्टेक्ट इट एज वेल. नेक्स्ट जो आता है ऑफलाइन जो यहाँ पे क्लासेस हैं, ये जो शहीद भगत सिंह कॉलेज है दिल्ली का, उसके कोलैबोरेशन के साथ वहां पर ये हो रहा है, जिसमें जियोग्राफी ऑप्शनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल, इनकी क्लासेस होंगी, इनकी टेस्ट सीरीज होंगी. सो दीज थिंग्स कैन बी गेम चेंजर इफ यू विल बी गिविंग this mains of 2024 after the prelims.